दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों, कभी कभी बहुत कम रिसोर्सेस में बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाने की कोशिश हो सकती है, और ख़ासकर तब जब उनका खुद का घर जो है वो हर तरफ से घिरा हुआ हो। जी हाँ, मैं बात पाकिस्तान की कर रहा हूँ। बलूचिस्तान का मुद्दा आप देख ही रहे हैं। तो वहीं यहाँ से जो भी मुस्लिम आबादी पाकिस्तान गई वो कभी वहाँ का हो ही नहीं पाई। धार्मिक आधार पे जो बंटवारा जिन्होंने समझा और जो पाकिस्तान मूव किए वो वहाँ मुहाजिर ही कहलाए। सिंध प्रांत की बात अगर हम करें, इसी तरह से और भी दूसरी जगह उनके इंटरनल जो फ्रैक्शंस हैं, ट्राइब्स हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। कुछ ट्राइब्स अफ़गानिस्तान से ज़्यादा करीबी है, तो वहीं सिंध में आप अलग माहौल देखते ही रहते हैं। तो ये चीज़ें वास्तव में अफेक्ट करती है, और इसी फेल्योर को वास्तव में पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष छुपाना चाहते हैं। जिस धार्मिक आधार पे विभाजन, पाकिस्तान की उत्पत्ति, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया था, धार्मिक आधार पे विभाजन। और उनकी ये गलती 71 के बांग्लादेश युद्ध में उन्होंने हैवी प्राइस भी पे किया, जब ये धार्मिक विभाजन की थ्योरी फेल हो गई। ये बहुत बड़ा सेटबैक था। दरअसल बंगाली मुसलमान या बंगाली हिंदू अपने पहनावे खान पान में वो ज़्यादा करीब दिखेंगे कंपेरेटिव टू बंगाली मुसलमान पश्चिम के मुसलमान से। कल्चर, मट्टी डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। और पाकिस्तान की जो रचना एक तरह से जो हुई धार्मिक आधार पे, वो कृत्रिम थी, क्योंकि अलग अलग ट्राइब्स, भले ही वो इस्लाम के फोड़ में थे कम या ज़्यादा, लेकिन वो अलग अलग ट्राइब्स से बना था। और इस विविधता को पाकिस्तान आज तक नहीं समझ पाया, और इसीलिए आज वो एक फेल्ड स्टेट की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये एस्पेक्ट उनके दिमाग में रेंग रहा है, और वो जिससे वो जूझ रहे हैं उससे वो चाहते हैं कि भारत भी जूझे। भारत ने कभी भी धार्मिक आधार पर बंटवारा स्वीकार ही नहीं किया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद की हिस्ट्री में। जी हाँ, एक ऐतिहासिक दलील इस बात याद आ जाती है, हिस्टोरिकल दलील, जो 370 के समय, जी हाँ, वरिष्ठ अधिवक्ता और बार एसोसिएशन के मौजूदा अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल साहब ने रिजॉइंडर में जब स्टार्टिंग की कि हैदराबाद और जूनागढ़ में शासक मुसलमान थे, जबकि प्रजा जो थी वो हिंदू थी, डोमिनेटिंग। तो वहीं कश्मीर में राजा हरि सिंह थे और डोमिनेटिंग प्रजा मुस्लिम थी। पाकिस्तान का सीधा सीधा गेम ये था उस समय, ख़ासतौर से जिन्ना साहब का, जो धार्मिक आधार पे बंटवारा उन्होंने सोच रखा था, या ऐसा हुआ भी, कि जूनागढ़ और हैदराबाद के बदले उनको कश्मीर मिल जाए। और वो फेल हो गया। तत्कालीन लॉर्ड वाइसराय थे, माउंटबेटन साहब, उसमें इनकी अहम भूमिका भी है, जो बहुत ही कूल माइंड से, जिन्होंने कश्मीर का इशू नेहरू जी और पटेल साहब के साथ बहुत अच्छे से इसको डील किया, और वो उस ट्रैप में इंडिया पड़ा नहीं। और ये देखिए, खुदकिस्मती है कि जब हमने धार्मिक आधार को स्वीकार ही नहीं किया, तो कश्मीर भी हमारा अभिन्न अंग हुआ। पाकिस्तान की बौखलाहट, उसकी धार्मिक सोच ने उस पे जो हमला किया, कश्मीर पे जो जुल्म किए कव्वालियों ने,
उसको वहाँ की जनता ने पहले रजिस्ट किया और बाद में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के तहत इंडियन फोर्सेस ने उस समय जो मुख्य भूमिका वहाँ पे निभाई थी वो शायद ब्रिगेडियर उस्मान साहब ने निभाई थी। तो कभी भी धार्मिक आधार पे हम कभी थे ही नहीं। उन्होंने जो फैसला लिया, जो अपना फ्यूचर चुना, जिस हिसाब से उनकी सोच थी, आज देखिए कि धर्म उन लोग पाकिस्तान को एक नहीं कर पा रहा है और ट्राइब्स आपस में लड़ रहे हैं। बिपिन चंद्रा की ऐतिहासिक लाइनें आ जाती है, जो ईस्ट और वेस्ट का हमने अभी कल्चर का जिक्र किया। किसी पन्ने पे आप जरूर पढ़िएगा बिपिन चंद्रा साहब को, इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। खैर, अब एपिसोड पे मौजूदा कंटेक्स्ट में बात करते हैं। उनका जो बयान आया घटना के पहले आर्मी चीफ का, और जो टू नेशन थ्योरी धार्मिक आधार पे वो जो बात करने लगे, तो कहीं ना कहीं वो जो अपनी इंटरनल समस्या थी उसको वो इंडिया की तरफ मूव करना चाहते थे। इधर वक्त बिल और इससे तहत आपस में अफरा तफरी जो थोड़ी बहुत जो भी जैसा करिए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के रहते सभी पक्षों को जब विश्वास है तो वैसी हो नहीं पाती है। ये खासियत है भारत की न्यायपालिका की। खैर, बंगाल में जो कुछ हुआ सो हुआ, जिसका चीफ जस्टिस खन्ना साहब ने बहुत संज्ञान भी लिया सुनवाई में, और चीज़ें कंट्रोल भी हैं सेंट्रल फोर्सेस के दायरे में। तो वहीं उनका स्टेटमेंट जो था जनरल साहब का, और इतना स्ट्रांग स्टेटमेंट, वो कुछ और भी दर्शाता ये है कि मिनिमम रिसोर्सेज पे किसी तरह इंडिया में और जो मौजूदा परिस्थितियाँ चल रही हैं, हमारे नेताओं का बल बोलापन और पोलराइजिंग बातें, उससे मैक्सिमम डैमेज किया जाए इंडिया को, उसके आर्थिक तंत्र को, खास तौर से उसकी आर्थिक प्रोग्रेस को, जो हम तीसरी अर्थव्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे यूएस और इंडिया रिलेशंस और करीब आते जा रहे हैं, और स्वयं जब एक उच्च पदाधिकारी या कहिए कि वाइस प्रेसिडेंट साहब जब भारत में हों, तब ये हमला हो गया। लेकिन जिस हिसाब से जनरल साहब का कॉन्फिडेंस बोल रहा था, टू नेशन थ्योरी और कश्मीर हमारे रगों में है, नस में है, ये है, तो कहने का मतलब ये जो तैयारी थी वो काफ़ी स्ट्रांग थी, काफ़ी पॉइंटेड थी, और मिनिमम रिसोर्सेस पे मैक्सिमम डैमेज करने की थी। टूरिस्ट को टारगेट किया गया, जैसा कि अक्सर रेस्ट ऑफ इंडिया में आम पॉपुलेशन को टारगेट किया जाता है। अगर मुंबई हमला याद हो आपको, तो कश्मीर में भी ये टारगेटिंग हुई। कश्मीरी राजी हों ना राजी हों, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन जो इकोनॉमिक और जो ट्रेड और जो टूरिज़्म से उनको एक बल मिल रहा था, और जो प्रोग्रेस उनको दिख रही थी, ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन 370 के तहत जो हटा, जो वो तो जो इंटीग्रेशन है ही, लेकिन जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बेनिफिट उनको मिलने लगे थे, तो उस पर ये तो प्रहार था। और इसी के साथ साथ जो जनरल साहब की स्पीच और जिस कॉन्फिडेंस से वो बोल रहे थे, तो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को ख़ास तौर से अब काफ़ी सतर्क हो जाना चाहिए कि वो एक ही प्लान नहीं हो सकता है। ऐसे कई बहुत ही छोटे लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव टारगेट्स उनके दिमाग में और कहीं ना कहीं स्लीपर सेल्स ऑल ओवर इंडिया, जहां हम सोच नहीं सकते हैं, वो उनके दिमाग में हो सकते हैं। जैसा कि शाह साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग में बताया अभी कि 50 किलोमीटर तक कोई सर्विलेंस नहीं मिला, कोई
राडार या कोई कम्युनिकेशन नहीं ट्रैक हुआ। तो स्ट्रेटजी साफ है कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का कम से कम प्रयोग, ना के बराबर प्रयोग, या जो कुछ जिस तरह से हो रहा है उससे आप ट्रेस नहीं कर सकते, मे बी ऐसी टेक्नोलॉजी, कम से कम लोग, काउंटर इंटेलिजेंस पर्याप्त मात्रा में या बहुत सटीक कि कहाँ फोर्स है कहाँ नहीं है, कितनी दूरी से है क्या नहीं है, और कुछ लोग, ताकि ज़्यादा लोगों की ज़रूरत ना पड़े तो चीज़ें बाहर ना जाएं। कुछ इस तरह के आइसोलेटेड अटैक्स, फॉर एग्जांपल अगर पहलगाम फेल हो जाता पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, तो मे बी नेक्स्ट टारगेट कहीं और उत्पन्न होते, या जिस हिसाब से कश्मीरियों ने और इंडिया में सूझबूझ से पॉलिटिकल सर्वदलीय बैठक में ख़ास तौर से, और स्वयं गवर्नमेंट ने और स्वयं दूसरी तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन ने जिस हिसाब से कश्मीर में अप्रोच किया, और कश्मीरियों का स्वयं अप्रोच दो रहा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और जो उन्होंने खुद फील किया कि स्टेट्स ये इस टूरिज़्म से, इस इंटीग्रेशन से उनको कितने बेनिफिट में हैं, तो ये अंदर से आवाज़ जो निकली, तो पाकिस्तान हताशा की स्थिति में है, और वो किसी न किसी तारे हमारे डोमेस्टिक मैटर में ये करना चाहता है, कम्युनिटीज़ के बीच पोलराइजेशन और चीज़ें, और ये अटेम्प्ट हो जाने के बाद कोई ज़रूरी नहीं कि वो आखिरी हो, में भी और भी टारगेट्स कहीं ना कहीं किसी भी कोने पे कहीं पे भी जहां आप सोच ना रहे हो वहां पे भी हो सकते हैं। इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसीज और जितने भी पुलिस और सब कुछ जो हैं, इनको अलर्ट में कुछ रोज़ रहना पड़ेगा, और ऐसे स्लीपर सेल्स को अनबस्ट करना पड़ेगा। सीज्योर इत्यादि जहाँ हो, सब कुछ काफ़ी अलर्ट में रहना पड़ेगा। सैनिटाइजेशन एक मास लेवल पे होना पड़ेगा, क्योंकि आप जहाँ नहीं सोच सकते हैं वहाँ चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि वो कम से कम इनपुट में आम जनता पे रिस्क रखना चाहते हैं। और अभी सेना ने सिक्योरिटी ऑडिट टूरिज्म के लिए कर रहा है, ये ज़रूरी भी है। जिस तरह से हम कुंभ मेला, देखिए कितना शानदार कुंभ मेला हुआ योगी जी के उसमें, एक अगर घटना वो हो गई थी वो भी थोड़ा मिसमैनेजमेंट था, लेकिन सिक्योरिटी के हिसाब से कोई इस तरह की चीज़ें नहीं आई। तो सिक्योरिटी ऑडिट और नज़र जो है, इसी तरह से जब आप कश्मीर में टूरिज़्म है इत्यादि है या दूसरे टूरिस्ट प्लेस हैं, तो इंटेलिजेंस को, और वो थोड़ा सा वो अलग चीज़ है। टूरिज़्म से रिलेटेड सिक्योरिटी एनालिसिस ऑडिट इत्यादि वो थोड़ा सा डिफरेंट थिंग बॉल गेम है, और उसमें मिलिट्री, पुलिस, लोकल अथॉरिटीज बेटर कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखते हुए, अपने को हाई अलर्ट पे रखते हुए ये चीज़ों को देखनी है, और रिस्पॉन्स मोदी जी ने बोला ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा, उससे हमसे क्या मतलब हो, तो एजेंसीज हो, मिलिट्री इत्यादि का काम है क्या नहीं है। और दूसरी टाइम जो इंडिया यूएस रिलेशंस और इकोनॉमिक टाइज एक दिशा में बढ़ रहे हैं, क्लोजनेस, तो कहीं एक दिक्कत एक बड़े मुल्क को भी हो रही है। तो ये डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है, और हमें इस बीच बड़े ही सौहार्द से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अलग अलग रखते हुए, काफ़ी दिमाग में चीज़ें रखते हुए आगे बढ़ना है, और एकजुट होकर रिस्पॉन्स देना है। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, ठीक, उतना सब कुछ चलता है, लेकिन एक लेवल के बाहर नहीं जाना है। और इसी तरह से जब मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, जैसे जय खन्ना साहब ने कहा, तो फिर फालतू का डिमॉन्स्ट्रेशन, फालतू की वो कोई इस चीज़ों का मतलब नहीं है। दूसरी तरफ से इधर जो दूसरा पक्ष है वो भी कोर्ट में बहस करे, उनके पास भी मेहता जी जैसे एक से एक लोग हैं, दलील दे बाहर बहस से थोड़ी ना कुछ होगा, अपने पॉइंट्स अंदर रखें,
कोर्ट के समक्ष रखे, जो कोर्ट हो कहेगी वो फाइनल होगा, कहीं समझौता होगा, कहीं कुछ पीछे भी हटना पड़ेगा। तो हमें अपने इस सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन पे विश्वास करना चाहिए और सब आदमी अपना अपने फील्ड का काम करे। जी हाँ, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, मिलिट्री वो अपना काम, अपना रिस्पॉन्स देंगे, तो वहीं पॉलिटिशियंस अपनी पॉलिटिक्स करते रहे हैं, वो जो उनको प्लस बेनिफिट इत्यादि है, लेकिन देश की कीमत पर नहीं, और न उस लेवल से बाहर जाए, न किसी पे अनावश्यक आरोप लगाएं। या एक ठीक है चूक हुई, या जैसे रिजू साहब ने माना भी, लेकिन चूक है तो इतना बड़ा मुल्क है, कुछ ना कुछ चूक हो ही जाती है, लेकिन ये बहाना भी नहीं होना चाहिए कि चूक है तो है, क्योंकि लाइफ सफ़र हो रही हैं। तो इस पे और सिक्योरिटी ऑडिट और अच्छे से चीज़ें, कुछ इस पे अपोजिशन को, सरकार को भी देना चाहिए। तो वहीं सरकार के जो बड़े बोले लोग हैं, थोड़ा सा संयम भी उनको रखना चाहिए। फिलहाल मलम की आवश्यकता है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन में कश्मीर में जो मौजूदगी है वो एक अलग ही सिग्नल दुश्मन को दे रही है। उम्मीद है, क्या कहें, सब कुछ ठीक रहेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।